जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, इसमें हमने सबसे पहले लीगल कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करना शुरू किया था, यानी कि गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी तो एक एक्सटर्नल फैक्टर है ना, जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है। तो उसमें हमने गवर्नमेंट के लॉज पहले एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड यानी कि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड देखे। उसमें मिनिमम वेज लेवल, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, ट्रेड यूनियन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हो गया था, है ना। और द इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ लीगल कंस्ट्रेंट्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी कवर किया, नहीं ये नहीं किया। अच्छा, अब ये ओवरऑल हम जो लॉज देख लिए हैं, वो एम्प्लॉयमेंट और वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो अब उनके देखने की असल बात यही है कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा। मतलब पेपर में आपको हो सकता है केस स्टडी के अंदर, या हो सकता है आपको एक टेबल में बताया हो कि गवर्नमेंट ने ये मिनिमम वेज लेजिस्लेशन इम्पोज कर दी है, या मिनिमम वेज बढ़ा दी है, या हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो इस तरह की चीजें वो आपको दे सकती है और कहेंगे कि बताएं इनका क्या इम्पैक्ट होगा। बड़ा कॉमन सवाल है, ये आता है 8 नंबर में, तो मैंने बहुत दफा देखा है। तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कि अगर हम पॉजिटिव देखें तो मोटिवेटेड वर्कफोर्स, कि अगर आप इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द एम्प्लॉयज हेल्थ, चाहे आप लॉज को ही फॉलो क्यों ना कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयज जब महसूस करेंगे कि दे आर सेफ एट द वर्क प्लेस, और जो बिजनेस है वो उनकी हेल्थ या उनको कंसिडर कर रही है कि भाई उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे, तो वो ऑब्वियसली मोटिवेटेड होंगे। और वो सारे एम्प्लॉयज जो है ना, वो ऐसे बिजनेस में ही काम करना जाएंगे जहां पर उनको सेफ महसूस हो। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट कि उन्हें मॉनेटरी रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, भैया आपकी जान का अगर खतरा है तो ऐसी जॉब का आपने क्या करना है। तो एक तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर ये भी कि अगर मिनिमम वेज, मैं चूंकि दोनों की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड सेफ्टी, तो आप इस हवाले से भी ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। और अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आप रिक्रूट कर रहे हैं वर्कर्स को, या उनको जो मिनिमम वेज दे रहे हैं वो एटलीस्ट उतनी दे रहे हैं या उससे थोड़ी ज्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ भी वर्कर जो है ना वो उतना कमा पाए। अच्छा, मिनिमम वेज जब रखी जाती है तो गवर्नमेंट ये देखती है कि ओवरऑल कितनी परचेजिंग पावर होनी चाहिए एक बंदे की इन इन अ मंथ, ताकि वो क्या अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। तो मिनिमम वेज, अगर आप मिनिमम वेज दे रहे हैं इसका मतलब है, या उससे ऊपर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वर्कर्स अगेन फील के उनको जो सैलरी मिल रही है या वेज मिल रही है, वो दैट वुड बी सफिशिएंट टू मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज। तो इससे भी एक मोटिवेशन, अगर वर्कर्स की फर्ज किया कि वो फैमिली को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा, नेसेसिटी पूरी नहीं हो रही, तो उसने काम किस तरह करना है फोकस्ड होके, और फोर्स नहीं कर सकता। तो आपने यहाँ डेवलप करना है कि मोटिवेटेड वर्कफोर्स है तो वो किस वजह से है, वो मैंने ब्रैकेट में हिंट दिया हुआ है आपको। और उससे फिर क्या होगा, ऑफ कोर्स उससे वर्कर जब काम करेगा विद ऑल ऑफ हिज और हर एफर्ट, तो क्वालिटी भी बेहतर होगी, फिर आउटपुट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम प्रोडक्टिविटी, वो खैर नीचे कवर हो रहा है तो मैं उसको नहीं यहाँ पे बात करता। तो क्वालिटी बेहतर होगी। या अगर वो कोई सर्विस बिजनेस है, जैसे कि कोई रिजॉर्ट है या कोई होटल है या कोई स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, तो वहां पर वो ज्यादा अच्छे से कस्टमर्स को वेलकम करेगा, ट्रीट करेगा, जिससे ब्रांड इमेज भी अच्छा बन सकता है। तो इस तरह से आपने बिजनेस पे इम्पैक्ट बताना है। फिर हेल्दी वर्कफोर्स इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ये तो समझ आती है भाई। अगर एम्प्लॉय जो है ना वो सेफ नहीं महसूस कर रहे, या उनकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है, बट स्टिल दे आर वर्किंग ओवर देयर बिकॉज दे हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, उनके पास चारा नहीं है, बेचारे गरीब हैं, एक जगह जॉब मिल गई कर रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ मुसलसल अफेक्ट हो रही है। जैसे कि अगर किसी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा जो है ना वो स्मोक रिलीज हो रहा है, तो ऑफ कोर्स वो कार्बन पार्टिकल्स अगर हैं तो वो आपको आपकी हेल्थ को तो अफेक्ट कर रहे हैं। या अगर आप कुछ काम ऐसा करते हैं बिजली का, और उसमें शॉक लगने का खतरा है, और या फिर आप जैसे कि वेल्डिंग होती है तो उसमें आपकी आई को अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर आपको वो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दे रहे, वो गॉगल्स नहीं दे रहे, वो आपको प्रॉपर क्लोथिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे टू रिमेन सेफ, तो क्या होगा कि आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। अगर आहिस्ता आहिस्ता होती है तब भी आपकी जो है ना वो आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, आपकी आंखें खराब हो गई और आपने कोई बहुत ही काम करना है प्रिसीजन के साथ, तो नहीं कर पाएंगे आप को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, हॉस्पिटल चले गए या कुछ भी हुआ, दोबारा काम करने लगे, लेकिन अब आप में उतनी एनर्जी नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तो है कि अगर मेजर इंजरी हो जाए फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि वो जो अगर आपको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, फिर तो एम्प्लॉयज कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट। फिर तो आपकी रेपुटेशन भी डैमेज होगी और आपको एक बहुत हैवी फाइन भी देना पड़ सकता है, जो मैंने थर्ड पॉइंट में कवर किया हुआ है, एक्सपेंसिव कोर्ट केसेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर्स। तो आपको उनकी ट्रीटमेंट भी करवानी पड़ जाएगी, और फिर वो जो केस होगा जिसमें उन्होंने डैमेजेस क्लेम किए हैं कि जी हमारी हेल्थ डैमेज हुई है या बॉडीली इंजरी हुई है,
तो वो पैसे आपको अलहदा से देने पड़ जाएंगे, तो वो भी बच जाएंगे। तो आप दोनों सूरतों में, वर्कर्स की हेल्थ अगर इंटैक्ट रहेगी तो वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे आपको। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह भी ले लो, इफ वर्कर्स डू नॉट फील कंफर्टेबल वाइल वर्किंग एट द वर्क प्लेस, उनकी हेल्थ को अफेक्ट हो रहा है, तो आप अगर वर्कर्स को कुछ दिनों की छुट्टी भी दे देते हैं, 1-2 दिन की, कि आप टेक रेस्ट, और जो है ना वो आप दोबारा से फ्रेश होके आ जाएं जब आपकी हेल्थ बेहतर हो जाए, तो ये भी बुरा नहीं है। क्यों? वो जब वर्कर वापस आएगा तो वो उन 2 दिनों का काम भी आसानी से कवर कर लेगा, क्योंकि वो हेल्दी है। और अगर वो रेगुलर आ रहा है और उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, तो वो चाहे लगातार भी काम कर रहा है, लेकिन वो काम उस लेवल का हो ही नहीं पाएगा और वो उतनी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो उसमें ऑफकोर्स फिर आपको डेडलाइन मीट करने में प्रॉब्लम होगी जो कस्टमर्स को दी हुई है आपने, तो इश्यूज रहेंगे आपके। अच्छा, फिर कोर्ट केसेस से आप बच जाएंगे, तो ऑफ कोर्स पैसों की शक्ल में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा कि आपको जो रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक नहीं आएगी, खराब नहीं होगी। अच्छा, सेफर एंड कंडीशनल वर्किंग कंडीशन में अट्रैक्ट इफेक्टिव वर्कर्स, ये भी। अच्छा, ये इफेक्टिव वर्कर्स क्या होते हैं? इफेक्टिव वर्कर्स वो कॉम्पिटेंट वर्कर्स हैं जो अपने टारगेट्स को बहुत कंफर्टेबली मीट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इफेक्टिव वर्कर्स। तो उन्हें जो टास्क दिया जाता है, ऑफ कोर्स वो कॉम्पिटेंट ज्यादा होती हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं, उनमें ज्यादा एबिलिटी होती है स्ट्राइव करने की, तो वो वर्कर्स आसानी से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे जहां उनको लगेगा कि दे आर फील, और वहां पे एनवायरनमेंट बड़ा कंफर्टेबल है। जैसे कि अगर ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर जैसे बैंकिंग की जॉब लोग पसंद करते हैं इसलिए कि एसी लगे हुए हैं, आराम से आपने टेबल पे बैठना है और काम करना है, जबकि वो वर्किंग आवर्स काफी ज्यादा है बैंक के, मैं आपको बता दूं ये। लेकिन वो फिर भी उसमें कंफर्टेबल है कि यार सेहत तुम्हारी ठीक है, हमने आराम से बैठ के ही काम करना है, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो ये एक चीज है। तो उससे आपके लिए अच्छे वर्कर्स को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है, जो बाद में लेटर ऑन बिजनेस को हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और इन टर्म्स ऑफ लोअर कॉस्ट एज वेल, क्योंकि वो फिर क्या कहते हैं, मिस्टेक्स कम करते हैं, तो चीजें डैमेज कम होंगी, दोबारा प्रोड्यूस नहीं करनी पड़ेंगी, और कॉस्ट जो है वो आपकी कम रहेगी, जिससे प्रॉफिट बिजनेस का ज्यादा हो सकता है। अच्छा, फिर बेटर इमेज अमंग कंज्यूमर्स, ये भी कि अगर एम्प्लॉयज खुश हैं तो ऑफ कोर्स वो अच्छे से ट्रीट करेंगे कंज्यूमर्स को, एक ये। और अगर कंज्यूमर बाद का पूछते ही हैं, कुछ चिट चैट हो जाती है, और ऑफ कोर्स होता है ऐसे कि जी आपको कितनी सैलरी मिलती है या आप खुश हैं यहाँ पर, बाद का कंज्यूमर्स बात कर लेते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज एक अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं कि जी हाँ हमारा तो बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर, तो कंज्यूमर्स को ये लगेगा कि भाई चूंकि एम्प्लॉयज का ख्याल रखा जाता है, इसका मतलब है कि ये एक पीपल केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग जो एथिकली अवेयर होते हैं, मतलब जिनकी मॉरल वैल्यूज होती हैं, जो कि पाकिस्तान में तो बिल्कुल है नहीं, जिनकी मॉरल वैल्यूज होती है, वो कहते हैं भाई इन्हीं से खरीदना है, क्योंकि इनकी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन है, ये इंसानी, इनमें इंसानियत है, तो हम इनसे ही लेंगे। तो और तो ये एक प्रश्न जाता है, हमारी सोसाइटी में तो शायद नहीं जाता, लेकिन और मुल्कों में तो जाएगा। फिर सुपरवाइजरी कॉस्ट रिगार्डिंग अ फॉर्म रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड प्रमोशन प्रोसीजर, ये एक बात आ गई है कि अच्छा, सुपरवाइजरी कॉस्ट जो है वो क्यों आ रही है? सुपरवाइजरी कॉस्ट क्या है? आपने एक सुपरवाइजर हायर कर लिया, वो जो क्या कर रहा है, जब आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं, तो वो देख रहा है कि कौन से एम्प्लॉयज मेरिट पे आ रहे हैं। यानी कि आपको बकायदा एक टीम चाहिए जो कि ये मॉनिटर करे कि क्या आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ठीक है, फेयर है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है ना वो फेयर नहीं है, और आप अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, या आप ऐसे वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हैं जो आपकी कास्ट से बिलोंग करते हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपकी फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपको पता है ये प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ तो खैर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाहर के मुल्कों में केस भी किया जा सकता है कि ये जो बिजनेस है ये अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन करता है एम्प्लॉयज के साथ। तो ये हमने पहले बात भी की थी, तो आपको फिर अगर इस पे चेक रखना है कि कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, ऐसा करता कौन है? आप ये याद रखें, ऐसे कौन करता है कि अपने जो वो लोग हायर कर लें जो आपके फैमिली और फ्रेंड में से हैं, आपकी कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्यों? वो लोग खुद इनकॉम्पिटेंट होते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने लाइक माइंडेड लोग, अपने जैसे लोगों को आप जो है ना वो रिक्रूट कर लें, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटेंट बंदा रख लेंगे तो वो तो हाईलाइट करेगा मिस्टेक, जनाब ये काम सही नहीं हो रहा, ये बॉस जो है ना ये हमें इंस्ट्रक्शन सही नहीं दे रहे। तो इसलिए वो उनका काम है। तो जब आप सुपरवाइजरी कॉस्ट, इसलिए मैंने लिखा है कि आपको फिर कॉम्पिटेंट टीम को हायर करना पड़ेगा जो कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से एम्प्लॉयज को गुजारेगी।
और जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग होंगे उनको हायर करेगी ऑफ कोर्स, ताकि अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उसकी कॉस्ट तो आपको इनिशियली पड़नी ही पड़नी है। हाँ, लॉन्गर रन में फायदा होगा, अच्छे वर्कर्स आपके हायर हो जाएंगे और एम्प्लॉयज भी मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि अब आप उन वर्कर्स को ही प्रमोट करेंगे या रिक्रूट कर रहे हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं, और आप मेरिट पे सिलेक्शन करें। लेकिन कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट तो कम होगा एटलीस्ट एट द स्टार्ट। फिर हायर वेज कॉस्ट। अब अगर गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगा दी है तो आपको वो मिनिमम वेज तो देनी पड़ेगी, तो उससे आपकी कॉस्ट तो बढ़ने ही वाली है, और वही उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। और लेट्स से कि अगर आपके एम्प्लॉइज, आप ऐसे बिजनेस में काम करते हैं जो लेबर इंटेंसिव है, ये केस स्टडी पे डिपेंड करता है ना। लेबर इंटेंसिव बिजनेस क्या होता है? ऐसा बिजनेस जहां पर मशीन का इस्तेमाल कम होता है और लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, वर्कर्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर मिनिमम वेज बढ़ जाए तो आपकी जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास वर्कर बहुत है, हर एक की वेज बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर आप की कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, जहां पर मशीन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बहुत कम वर्कर्स हैं, तो वहां तो वेज बढ़ाने से इतना इशू आपको नहीं आने वाला। मतलब ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर पेपर में सवाल आ गया कि वेज कॉस्ट बढ़ गई है तो बताएं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो आप ये दोनों इम्पैक्ट बता सकते हैं। इम्पैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब तो ये हायर वेज कॉस्ट आप यहाँ बता सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास, और हम इसको काउंटर भी कर सकते हैं ना, क्या, कि जी अगर वेज ज्यादा देनी पड़ जाएगी तो और वो अगर लेबर इंटेंसिव बिजनेस है या वर्कर्स ज्यादा वेज डिमांड करेंगे, क्योंकि वो अब लीगल ऑब्लिगेशन बन गई बिजनेस की, तो कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, और आगे आपको पता है कैसे चेन बनानी है, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो फिर आप उस, कम प्रॉफिट होगा तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए प्रॉफिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अगर शेयर होल्डर्स को, जो ओनर्स होते हैं बिजनेस को, उनको प्रॉफिट में हिस्सा देना है, वो उतना दे नहीं पाएंगे, दे विल बी अनहैप्पी, और फ्यूचर में शायद वो इन्वेस्ट मजीद करने के लिए तैयार ना हो। ये तो ले सकते हैं। लेकिन एक मैंने आपको बताया हुआ एक काउंटर आर्गूमेंट भी होता है, और वो उसे बोलते हैं लेवल 3 एनालिसिस। और माहिर, आपको मैंने चूंकि अभी नहीं बताया, मैंने वो एक डिसाइड किया था डे, उसमें आप बिजी थी, एनीवे हम कोई और दिन निकाल लेंगे, तो अभी आपने परेशान नहीं होना इसे। बाकियों को बता दो, लेवल 3 एनालिसिस यही होता है कि आपने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया है उसको काउंटर करना। ये होता है क्या? लेवल 3 एनालिसिस। तो आप जब यहाँ पे कहें कि हाँ ओवर कह के आप ये कह दें अगर कि अभी वहां तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना वो इतने, वो इनसिग्निफिकेंट है, इतने ज्यादा नहीं है, और या बिजनेस का प्लान है कि अपनी प्रोडक्शन को वो कैपिटल इंटेंसिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है फ्यूचर में ये जो हायर वेज कॉस्ट है ये इतनी सिग्निफिकेंट होगी ही नहीं कि बिजनेस के प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाले। तो ये काउंटर आर्गूमेंट इस तरह से आप बना लेंगे, और इसको हम लेवल 3 एनालिसिस बोलेंगे। मैंने कहा मैं साथ साथ आपको हिंट भी देता जाऊं। अच्छा, फिर हायर कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉइज। ये भी कि आप एम्प्लॉयज को अगर आपने बेसिक जो बेनिफिट्स हैं वो देने हैं, जैसे कि अगर पेड हॉलीडेज, एम्प्लॉय अगर हॉलीडे पे जा रहा है और एटलीस्ट साल में 1 महीने की छुट्टी दी जाती है एम्प्लॉयज को, क्योंकि उनके अपने पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो उनको पैसे फिर भी देने पड़ेंगे, लेकिन उनका काम कोई तो करेगा ना। तो आपको शायद 1 महीने के लिए कोई बंदा हायर करना पड़ जाए, तो आप उसको भी पैसे देंगे, एम्प्लॉय को भी दे रहे हैं, तो कॉस्ट तो आपकी बढ़ने वाली है, जारी बात है, उस महीने के लिए। तो एक ये भी इशू आ सकता है। और ये ऊपर हमने ऊपर देखा भी है, अगर आप गौर करो यहाँ पर, कि ये जो लिखा हुआ है ना कि एम्प्लॉय को आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इस एम्प्लॉयमेंट में लिखा होता है कि आपको इतनी हॉलीडेज अलाउड है, और ये जरूरी है। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई छुट्टी अलाउड नहीं है, यानी कि अदर देन संडे या सैटरडे, तो एम्प्लॉय जो है वो कह सकता है कि भाई हम, मुझे लीगल राइट्स नहीं दिए जा रहे, तो फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है वो बिजनेस की इससे बढ़ेगी। फिर एम्प्लॉइंग मोर स्टाफ इफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैव ऑलरेडी वर्क फॉर मैक्सिमम वर्किंग आवर्स। आपने 8 घंटे काम करा लिया वर्कर से, अब वो मजीद काम नहीं करना चाह रहे, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लीगैलिटी का इशू आ गया। तो आपको फिर और बंदे हायर करने पड़ेंगे। आपको क्यों उन बंदों को ज्यादा काम कराना है? क्योंकि उस वक्त पीक सीजन चल रहा है, आपकी डिमांड बहुत पीक पे है, आप कस्टमर को रिफ्यूज नहीं कर सकते, वो कल को नहीं आएंगे, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स रखने पड़ जाएंगे उस केस के अंदर। और एक्स्ट्रा वर्कर अगर रखेंगे, अच्छा यहाँ पर तो ये है ना कि आपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स को अगर आप थोड़े से भी ज्यादा पैसे दे रहे हो तो वो कहेंगे ठीक है, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, तो इतनी ज्यादा निगोशिएशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब वो अगर काम नहीं कर रहे और आपको नए एम्प्लॉयज रख रहे हैं टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, तो वो तो फिर डिमांड नहीं होंगे, कहेंगे जनाब इतने पैसे लेंगे, क्योंकि वो तो पहले टेम्परेरी है। आपको पता है वो एम्प्लॉयज जो कि पार्ट टाइम होते हैं या टेम्परेरी होते हैं, तो वो निगोशिएट करते हैं, जनाब हमें कितने का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, नहीं दे रहे कोई बात नहीं, फिर हम कहीं और देख लेते हैं, या वो ऑलरेडी कहीं और काम कर रहे होते हैं। तो फिर आपको काफी जो है ना वो, ये भी कॉस्ट पड़ जाएगी बिजनेस को। अच्छा, फिर एक्सपेंसिव टू प्रोवाइड क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट टू मीट सेफ्टी लॉज। ये सारी बात है, आप देखते हैं कभी मूवीज में भी कि आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहां पर
बाकायदा जो है वो हेलमेट भी प्रोवाइड की जाती है टू एवरी वर्कर। हमारे यहाँ तो खैर कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन बाहर जो जरूरी है तो जो नेसेसरी इक्विपमेंट है वो दी जाती है वर्कर्स को। इवन कि अगर आप फैक्ट्री में जाते हैं कहीं काम करने, वो चाहे अमेरिका में हो या यूरोप के किसी भी एरिया में हो, तो आपको बाकायदा फैक्ट्री के लिए अलग क्लोथिंग होती है। आप वहां जाते हैं, अपने कपड़े उतारते हैं, दूसरे कपड़े चेंज करते हैं जो फैक्ट्री वाले होते हैं, और उसमें क्योंकि अगर आपके कपड़े बहुत लूज हैं और आप कुछ डेंजरस मशीन पे काम करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इट कैन कॉज इंजरी, कि वो लूज क्लोथ हैं, वो एकदम मशीनरी में आ गए और साथ ही आप भी आ गए, तो फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना। तो वो उस पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा ऑफकोर्स। बिजली का कोई काम कर रहे हैं तो आपको ग्लव्स देने हैं, या जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है आपको वो आपको प्रोवाइड करनी है। रबड़ के शूज हैं, जो भी। हायर कॉस्ट फ्रॉम गिविंग पेड हॉलीडे, ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो मैं इसको कवर नहीं करूंगा। छुट्टी भी कर रहे हैं और पैसे भी देने पड़े हैं उनको। अच्छा, फिर आ गया जी, अब आगे तो हमने वर्कर्स को कवर कर लिया, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो लॉस थे। अब अभी हम गवर्नमेंट का ही पढ़े, गवर्नमेंट एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस। तो अब कंज्यूमर के भी राइट्स होते हैं, और यानी कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं। तो अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि कंज्यूमर्स को आसानी से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स को पता ही नहीं होता प्रोडक्ट के बारे में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में, उसके यूज के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में। कोई भी ले लें आप गाड़ी, अब सेल फोन ले लें आप, तो सेल फोन जो है ना वो आपको कहा है जनाब ये इतने मेगापिक्सल कैमरा है। आपको क्या पता कि इतना है भी नहीं। हाँ, आपने एक तस्वीर खींची, हाँ ये तस्वीर अच्छी लग रही है, यही है ना। इसका मतलब है कि यू कंप्लीटली रिलाई ऑन कंपनीज क्लेम, कि वो जो क्लेम कर रहे हैं भाई वही होगा। वो गाड़ी ले लें, वो कह रहे हैं जी 2000 सीसी है, या 2500 सीसी है, कि 3000 सीसी है, या टर्बो चार्ज है, जो भी है, आपको क्या पता? यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज। तो इसीलिए कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि वट एवर इज बीइंग क्लेम्ड बाय द कंपनी वो सही होना चाहिए, ताकि उस डर से कि अगर ना एम्प्लॉय कंज्यूमर को पता चल गया तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है और बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर वो, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं दे आर इन ए पोजिशन टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, उनके पास ज्यादा नॉलेज होती है और कंज्यूमर्स के पास ऐसे टूल्स नहीं होते, एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो जज कर सके। तो इसलिए कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसी तरह आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, तो एडवर्टीजमेंट में भी आप कभी गौर करें तो एडवर्टीजमेंट में कोई शैम्पू का ऐड है, कोई सोप है, तो स्क्रीन पे ना कोई राइट बॉटम पे या लेफ्ट बॉटम पे छोटा सा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इस तरह करके लिख देते हैं कि या अगर इस कंडीशन में आप करेंगे तो आपके बाल नहीं गिरेंगे, या तो आप जो है ना वो इससे इंप्रूवमेंट होगी आपकी स्किन पे, या जो भी है। तो वो लिखते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, हम तो नहीं देखते। और वो छोटा सा क्यों लिख देते हैं? वैसे तो ये भी बेईमानी कहेंगे हम कि छोटा सा भाई क्यों लिखते हैं, लेकिन बहरहाल अब ये कि उनको मुकदमा करना फिर मुश्किल हो जाता है कि भाई हमने तो लिखा था, देखें जी आप ऐड को देख लें। तो ऐड में भी बाद मिसलीडिंग क्लेम्स किए जाते हैं, और उसको देख के लोगों को लगता है कि यार ये ले लेनी चाहिए, और इवेंचुअली व्हेन दे बाय इट तो उनको नजर आता है कि इट्स नॉट फंक्शनिंग इन द सेम मैनर जिस तरह के ऐड में दिखाया गया था। तो इसलिए कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत रहती है। अच्छा, अब उसमें रीजन एक मैंने आपको बता दिया, इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग, कि देखकर आपने कहा यार अच्छा ऐसा हो रहा है, कोई बंदा है वो उसकी डार्क कॉम्प्लेक्शन है और देख रहा है कि एक बंदा जो है वो एक ब्यूटी सोप को इस्तेमाल करके या ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करके फेयर हो रहा है, वो तो ऐड में दिखा रहे हैं ना, तो उसका तो दिल करेगा यार चलो बाय करके देख ही लेते हैं। तो वो डिसीव हो सकता है, उसे नहीं पता कि इससे बाकी गोरा होते भी हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर होती भी है कि नहीं होती है। इंडिविजुअल कंज्यूमर बीइंग वीक एंड पावरलेस अगेंस्ट लार्ज, ये भी अच्छा। एक तो ये कि अगर आप अकेले हैं और आपको कोई इशू आ गया है तो आपकी कौन सुनेगा? और जी मुझे साथ जाती हुई है, तो वो तो आपको वैसे ही निकाल देंगे बाहर। लेकिन अगर आप लीगल केस करेंगे तब वो आपको नहीं निकाल सकता, फिर तो उनको वो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट, टू द कोर्ट्स नोटिस। वरना अकेला बंदा एक बड़ी कंपनी के खिलाफ क्या मुकदमा कर सकता है, मतलब क्या, किस तरह से फाइट कर सकता है? मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो लोग जो बहुत असर रसूख वाले हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो तो चलो ठीक है कर सकते हैं, आम बंदे के लिए मुश्किल है। पर एक आम बंदा कहाँ कोर्ट केसेस भी जो है ना वो हैंडल नहीं कर पाता, उसके लिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है, उसको फीस देनी पड़ती है। तो लॉज बना दिए गए कि इस डर के तहत वो ऐसा कोई काम ही ना करें जिसमें एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर को भी कोर्ट केसेस का सहारा लेना पड़े। फिर मोर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मैं कवर कर चुका हूं आपको। मैं एक और एग्जांपल जरूर दे सकता हूँ। अच्छा, गाड़ी की एग्जांपल दे दी, सेल फोन की दे दी, मेरे ख्याल में सफिशिएंट है। अनएबल टू जज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैं आपको बताया। तो आपको अगर कोई एक स्वेटर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये 100% वूल है, तो आप टच करके थोड़ा अंदाजा तो लगा सकते हो ये गर्म है, लेकिन 100% वूल है कि नहीं वूल हमें नहीं पता। तो आप उसकी क्वालिटी को जज, मतलब अब आपकी एक्सपर्टीज इतनी थी, मतलब मैं भी एक कपड़ा देख के उसको टच करके बता सकता हूँ कि गर्म कपड़ा है या नहीं है। ठीक है, फैंसी कपड़े की बात नहीं कर रहा,
गर्म कपड़ा टच करके आप बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसमें कितना कॉटन है या कितनी वूल है या लैम वूल है कि नहीं है, कोई और वूल है, वो बताना जरा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है लॉ के थ्रू लॉ। अच्छा, फिर और जो प्रॉब्लम आती है कंज्यूमर्स को कि सेल ऑफ गुड, आपको ना ये एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन पेपर में अगर पेपर में पूछा जाए कि कंज्यूमर जो है ना वो किस तरह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, तो फिर आप ये एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं। जैसे कि पहले है गुड मस्ट बी फिट टू सेल, शुड नॉट बी डिफेक्टिव। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आपने एक कपड़ा बेचा, उसने कहा जी मुझे कॉटन का 2 पीस सूट चाहिए। आपने 2 पीस सूट देखा, आपको पसंद आया, आपने ले लिया, फाइन। लेकिन जब घर गए तो देखा उसमें एक छोटा सा होल है, इसका मतलब है वो डिफेक्टिव था और वो फिट टू सेल नहीं था। तो अब वो ये कहे कि जनाब और नॉर्मली तो वैसे एक्सचेंज कर देते हैं, वो कहें कि अगर तो आप ना फाड़ के ले आए तो और बात है, लेकिन वो बखैर पता चल ही जाता है आपको। लेकिन वो अगर फिट टू सेल नहीं है तो आप नहीं बेच सकते। इस तरह गाड़ी है, गाड़ी में कोई इशू है और आपने वो बेची है और बाद में वो डिफेक्ट जो है ना वो विजिबल हो गया है, तो आप केस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज बेच रहे हैं वो फिट टू सेल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अच्छा, फिर गुड मस्ट बी सूटेबल फॉर द पर्पस। ये भी फर्ज किया कि आप एक बंदे के पास गए गाड़ी लेने, आपने कहा जी मुझे ना रेस में हिस्सा लेना है, ठीक है, मैंने फार्मूला 1 की रेस में हिस्सा लेना है। तो जो मशहूर इवेंट होता है कार रेसिंग का, तो अब आपने हिस्सा लेना है और आप गए, उसने आपको गाड़ी दे दी। गाड़ी कौन सी थी? उसने आपको गाड़ी दे दी सोनाटा। अब प्रॉब्लम ये है कि सोनाटा गाड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, लेकिन वो उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स कार। आपने ले लिया, आपको नहीं पता था फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है वो फिट टू सेल तो है, अच्छी गाड़ी है, कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन सुटेबल फॉर द पर्पस नहीं है। आपने तो गाड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेना था, तो वो गाड़ी तो इस काम की नहीं है। आप अगर लग्जरी कार मांगते और वो आपको सोनाटा दे देते या आपको बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज बेंज दे देते, समझ आती बात। तो ये भी एक चीज है कि जिस पर्पज के लिए आपने मांगा है उसी पर्पज के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो बड़ा कॉमन है, जिस पर्पज के लिए हम मांगते हैं उस पर्पज के लिए हमें कभी भी वो चीज नहीं। अच्छा, गुड गुड मस्ट परफॉर्म इन द वे डिस्क्राइब, कि जो आप क्लेम कर रहे हैं वो गुड उस तरह से परफॉर्म भी करे। यानी कि अगर एक कंपनी ये क्लेम कर रही है कि गाड़ी जो है वो 14 किलोमीटर करती है पर लीटर आपके शहर के अंदर, तो उतनी करनी चाहिए, या उसके अराउंड तो एटलीस्ट करनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स, मतलब वो 14 कह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप अगर गाड़ी तेज चलाते हैं तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में चलाते हैं तो 14 नहीं आती आपकी, फर्ज किया 10 आ रही है या 8 आ रही है, तो ऑफ कोर्स पे तो ये प्रॉब्लम है ना, दे डिसीव यू। तो यहाँ पर भी आप जो है ना वो, चूंकि उनकी क्लेम जो है वो उनके एडवर्टीजमेंट में मौजूद होते हैं, उनकी प्रमोशनल कैंपेन में मौजूद होते हैं, तो वो दे कैन नॉट हाइड इट, तो आप उनको एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। फिर ट्रेड डिस्क्रिप्शन एक्ट ये क्या कहता है? मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उन्होंने आपको बिल दिया है और बिल उन्होंने कहा जी यही खाने का बिल है, तो आप अक्सर होता है हमारा कि हम ना देखते हैं, मैं भी करता हूँ, पाकिस्तान नेचर भी है ना ये, हम टोटल करते हैं बिल कितना बन रहा है। आपने देखा बिल इतना बना, भाई देख रहे हैं ना पैसे, ये कार्ड जो भी सवाल आपने करना है, आपको एक रेंज में ही खर्च करने होते हैं पैसे। तो आपने देखा इतना बिल बनता है, ओके, जब वो बिल आया तो बिल ज्यादा आ गया, क्यों सर? वो इसमें टैक्स भी है, तो इसका ना उन्हें बताना है। उन्होंने अगर लिखा है कि इतनी प्राइस है, तो उस पर लिखेंगे कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, ये उन्हें मेंशन करना जरूरी है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि आपकी कितनी। और आप चाहें तो आप कह सकते हैं जी आपने बताया नहीं हमें किस पे टैक्स भी है या टैक्स इंक्लूसिव नहीं है, तो ये फिर मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन आपकी हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लायबल फॉर द डैमेज कॉज बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। अब कि आप जैसे ना, अक्सर आप जब छोटे बच्चों के कोई टॉयज लेते हैं ना, अगर कोई बैटरी से चलने वाला भी है, रिमोट कंट्रोल है, तो उसमें एक चीज लिखी होती है, छोटी सी अगर में पढ़ा हो, लिखा होता है चोकिंग हैजर्ड। मतलब छोटे बच्चे हैं तो वो किस तरह से क्या कर लें पता नहीं चलता। तो आपने बताना है कि भाई आप अपनी निगरानी में इस खिलौने को इस्तेमाल करवाएं बच्चों को। अगर उसमें कोई लेट्स से कोई करंट भी होता है तो तब भी उनको ये मेंशन करना जरूरी है कि इससे वो ये डैमेज हो भी सकता है। एक तो आपको ये क्लेम करना है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर प्रोडक्ट के डिफेक्ट की वजह से आपने नहीं हाईलाइट किया हुआ फीचर और कोई इशू आ गया, आपको इन्फॉर्म करना था पहले, तो फिर आप डैमेजेस क्लेम वहां पर भी कर सकते हैं। फिर इलीगल फॉर टू कोट मिसलीडिंग प्राइसेस, ये भी हमारे यहाँ तो पता क्या होता है कि मिसलीडिंग
कि प्राइस आपने लिख दी, और जैसे मैंने अभी बताया वो टैक्स वाली बात भी इसमें आ सकती है। लेकिन अब मैंने देखा अक्सर के ना, वो क्या करते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट है ना जो 200 समथिंग का है, बस 299, तो वो 200 या 299 नहीं लिखते, 200 लिख के, या 99 बहुत छोटा कर देते हैं, 2 लिख के, या फिर वो आपको ये दिखाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये जरा चीपर, इसकी प्राइस रिलेटिवली कम है, एक्चुअली है नहीं। क्यों? एक तो प्राइस की वजह से, सॉरी टैक्स की वजह से, कि आपने नहीं बताया, मैंने ऊपर भी कवर किया था ये, और आपने प्राइस कोट कर दी कि जी ये इतने का मिल रहा है आपको। अच्छा, दूसरा ये भी कि आपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि ये प्रोडक्ट इतने का है, और उसके साथ अगर कोई और चीज है जो आपको मिलनी है वो आप नहीं बता रहे कि ये भी आपको लेनी पड़ती है। इसका मतलब है आपने ये कह दिया, मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप इलेक्ट्रिक गीजर जो है वो इतने का ले ले, इतने का मिल जाएगा। तो आपको ये बताना है ना कि इलेक्ट्रिक गीजर के साथ जो इक्विपमेंट मिलती हैं वो कितने की मिल रही है। अगर उसके साथ कोई चीज अटैच होती है वो आप नहीं बता रहे, सर आपने सर ये तो लेदर बाय की जाती है, तो इस तरह ये मिसलीडिंग हो जाएगी आपके लिए कि आपने, क्योंकि वो प्रोडक्ट आइसोलेशन में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है आपको। तो वो बताना जरूरी है आपको, ये भी गैर कानूनी बात ही है। अच्छा, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज एंड इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अब ये देख लें, ये मेन चीज, ये पेपर में सवाल इसी का ही आता है कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक, राइज इन कॉस्ट टू मीट द रिक्वायरमेंट, जारी बात है। अगर आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं बेचना, कोई डिफेक्ट आ गया है तो उसको नहीं बेच सकते, तो वो आपका जाया हो गया, उसमें भी कॉस्ट बढ़ेगी आपको, जारी बात है। और कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करके देनी है जो कि इस काबिल हो कि कस्टमर या तो फिट टू सेल हो, सूटेबल फॉर द पर्पज हो। उसके लिए अगर वो नहीं है फिट टू सेल या सूटेबल फॉर द पर्पज, तो उस काबिल बनाएं, फिर उस पर रीवर्क करें, उस पर उसको रिप्रोड्यूस करें, जो भी करना आपने, तो उस पर कॉस्ट इन्वॉल्व है, या उसको फिर आप डंप कर दें अगर वो इस काबिल नहीं है तो। अच्छा, फायदा क्या है कि सब्सटेंशियल रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस, कि आपको रेपुटेशन एक डेवलप हो जाती है, और ये जब प्रोडक्ट देते हैं इनकी क्वालिटी अप टू द मार्क होती है। और उसके लिए हम एक टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? वही कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो एग्जैक्टली एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो इसका इंप्रेशन तो पड़ता है कि लोग कहते हैं यार, हर दफा जब बाय करते हैं ना, सेम टेस्ट होता है, या सेम टच होता है, या सेम शेप होती है, या क्वालिटी होती है, वट एवर इट इज, जो भी चीज बाय कर रहे हैं, तो उससे फिर कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ती है। कंज्यूमर्स लाइक टू बाय अगेन एंड अगेन, वो बाय विजिटिंग द शॉप। तो उससे फिर आपकी सेल्स इंटैक्ट रहती है, बल्कि वो नए कंज्यूमर्स को भी कन्विंस करते हैं कि टू बाय दैट ब्रांड, तो सेल्स प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा ही ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास लॉ एंड बिजनेस कंपटीशन। अच्छा, यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब बाज कंपटीशन से रिलेटेड लॉ भी बनाए जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी अपने कॉम्पेटिटर को नीचा नहीं दिखा सकते इन योर एडवर्टीजमेंट। जैसे कि अगर आप, जैसे आपको पता है कि आप, यू कैनॉट शो योर कॉम्पीटिंग ब्रांड इन एडवर्टीजमेंट्स, आप इसको ब्लर कर देते हैं। मुझे पता है पाकिस्तान में तो कॉमन है ये, बाहर के मुल्कों में स्टिल इसको इलीगल तो नहीं माना जाता, लेकिन अनएथिकल है कि आप ब्लर करके भी क्यों दिखा रहे हैं। तो वो अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप ब्रांड नेम प्रोमिनेंट कर देंगे अपने राइवल बिजनेस का, तो फिर तो इशू है। वो कहेगा जी आपने हमारे अपने प्रोडक्ट की आप क्वालिटी के बारे में बताएं, हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्यों जिक्र कर रहे हैं आप ये। तो ये इससे भी वो रोकते हैं। फिर इसी तरह अगर आप कोई र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट योर राइवल बिजनेसेस कि जी ये धोखा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं दे रहे, ये भी गलत होता है, ये भी आप नहीं कर सकते क्लेम। तो जैसे आपने कभी सुना है कि जी पेंट का एड आता है और कहते हैं जी टोकन से पाक पेंट खरीदें, तो कई जो ब्रांड्स हैं वो टोकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें वो ये क्लेम करते हैं कि टोकन वाला पेंट ना लें क्योंकि उसकी क्वालिटी बुरी होती है। वो ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो ब्रांड है ये पुअर क्वालिटी का है, क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ है, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं उनके राइवल बिजनेसेस। अच्छा, तो अब अगर, तो ये है बिजनेस कंपटीशन, आप र्यूमर स्प्रेड नहीं कर सकते अपने राइवल बिजनेस की प्रोडक्ट्स को, अपनी एडवर्टाइजमेंट में कंपेयर नहीं कर सकते बाय हाईलाइटिंग देयर ब्रांड नेम, तो वो नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर और तो फेयर कंपटीशन इसी को कहते हैं, फेयर कंपटीशन। तो उसमें फिर क्या होगा, जब आपका कंपटीशन इस तरह से फेयर रहेगा तो आपको क्वालिटी बेहतर मिलेगी, प्राइसेस आपकी कम होंगी। क्योंकि अगर किसी कोई बिजनेस को इन अनफेयर जो कंपैरेटिव प्रैक्टिसेस हैं, कि अनफेयर जो कंपटीशन में आना चाह रहे हैं, तो वो दूसरी फर्म्स को
बंद करवाना चाह रहे हैं कि ये मार्केट से आउट हो जाए, तो इसका मतलब आपके पास तो फिर लॉट चॉइस नहीं रहेगी ज्यादा, आपके पास वैरायटी भी नहीं रहेगी, आपके पास फिर जब ज्यादा कंपनीज नहीं होंगी तो प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस तो कम तब होती है जब कंपटीशन ज्यादा होता है और उन्हें पता है कि कस्टमर किसी भी ब्रांड से चीज बाय कर लेगा, तो तब आपको कंपैरेटिव प्राइस चार्ज करनी पड़ती है। अगर आप कंपटीशन कम होता जाएगा तो क्वालिटी भी कम हो जाएगी, लोअर प्राइसेस भी नहीं रहेंगी और आपको वैरायटी भी नहीं मिलने वाली है। तो ये इसीलिए तो इसके लिए ना बाकायदा एक कंपटीशन कमीशन होता है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो रीसेंट मर्जर की, रिलायंस की और क्या कहते हैं डिज्नी की। तो उसमें कंपटीशन कमीशन बीच में आया था, वो यही कर रहा था, यानी कि आप दो कंपनी आपस में मर्जर कर रही हैं तो आप कहें जी आपको क्या मसला है, हम दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं, हम कर सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मर्जर करके मोनोपोली बना रही हैं, कंपटीशन को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से आप क्वालिटी को गिराएंगी भी तो पीपल वोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आप प्राइसेस को बढ़ा भी देंगी तो लोगों को स्टिल दे हैव टू बाय इट, और लोगों के पास वैरायटी भी अवेलेबल नहीं होगी, ये हो जाता है ऐसे। तो उस केस में फिर कंपटीशन कमीशन जो है वो अपना रोल प्ले करता है और देखता है कि क्या इससे वो मोनोपलीज बनेंगी जो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करेंगी या अपने कंपटीशन को रिड्यूस करेंगी। तो अगर उन्हें लगता है नहीं करेंगे तो फिर वो अलाउ कर देते हैं, जैसे उन्होंने भी अलाउ कर दिया। पाकिस्तान में भी रिसेंट मर्जर हुआ है दो प्राइवेट कंपनीज के दरमियान, वो दोनों इंजीनियरिंग कंपनीज थी, आप तो खैर नाम नहीं जानते होंगे तो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उनके शेयर्स जो है ना वो लिस्टेड नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए इतना जानते भी नहीं उन्हें। लेकिन उनको भी पाकिस्तान का जो कंपटीशन कमीशन था उन्होंने अलाउ किया कि हाँ जी ठीक है, एक आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम करने का मतलब है कि आप ओवरऑल अपनी उस डोमिनेंट पोजीशन से फायदा उठाना चाहते हैं। और फिर जो छोटी छोटी और फर्म रह गई होंगी उनको तो आप ऐसे ही खा जाएंगे या उनको compete नहीं करने देंगे। जारी बता, एक बड़ा ब्रांड, इमेजिन करो कि अगर किसी ब्रांड के बारे में, छोटे ब्रांड के बारे में कोई कमेंट दे रहा है, तो र्यूमर स्प्रेड कर रहा है, तो आप तो यू आर मोर लाइकली टू रिलाई ऑन इट कि यार ये सही कह रहे होंगे, इनका बड़ा ब्रांड है। तो ये इश्यूज आ सकते हैं, तो बिजनेस गवर्नमेंट जो है ना वो टेक्स केयर ऑफ इट, वो नहीं होने देती। अच्छा, आगे हमारे पास हाउ डू मोनोपलीज है, लेकिन इसको हम फिर आगे अगली क्लास में कवर कर लेंगे इससे आगे।